राम, सबका स्वागत। और आज ऑर्गेनन है दीपशिखा, और संडे है, ऑर्गेनन डे है। डेट कितनी हो गई? डेट हो गई है आज वो 1 जून। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आ एक रही है। हाँ, 1 जून हो गई है, 1/6/2025। और 81 एफआरएम चलेगा, है ना प्रशांत? हाँ जी। 81 के कंटेंट में चलते हैं। 81 का कंटेंट 80 के साथ ही था वैसे तो, पेज नंबर 26 पे। उसमें भी सोरा को लेके कह रहे हैं, इट इज द मदर ऑफ ऑल ट्रू क्रॉनिक डिजीज एक्सेप्ट द सिफिलिटिक एंड साइकोटिक। तो 81 अफोरिज्म में कह रहे हैं हनीमैन साहब कि द फैक्ट दैट दिस एक्सट्रीमली अनसेंट इन्फेक्टिंग एजेंट हैज ग्रेजुअली पास्ड इन सम हंड्रेड्स ऑफ जनरेशंस through many millions of human organisms and has thus attained an incredible development, renders it in some measure conceivable how it can now display such innumerable morbid forms in the great family of mankind, particularly when we consider what a number of circumstances contribute to the production of these great varieties of chronic diseases. ब्रैकेट में कह रहे हैं secondary symptoms of SORA. Besides the indescribable diversity of men in respect of their congenital corporeal constitutions, so that it is no wonder if such a variety of injurious agencies acting from within and from without, and sometimes continually on such a variety of organisms permeated with the soric miasm, should produce an innumerable variety of defects, injuries, derangements, and sufferings, which have hitherto been treated of in the old pathological works under a number of special names as diseases of an independent character. तो ये पूरा एक सेंटेंस है, एक तरह से फुल स्टॉप यहाँ पे है। तो 81 में कह रहे हैं कि the fact that this extremely ancient infecting agent has gradually passed in some hundred of generations, ये सच्चाई है अमित भाई, ये सच्चाई है कि एक्सट्रीमली अनसेंट, राम राम, एक्सट्रीमली अनसेंट इन्फेक्टिंग एजेंट जो है ये सोरा ग्रेजुअली, धीरे धीरे पास होता गया सम हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन के थ्रू, और थ्रू मैनी मिलियंस ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स एंड हैज दस अटेन्ड एन इनक्रेडिबल डेवलपमेंट, और कई मिलियन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हुए इसने एक अविश्वसनीय, एक इनक्रेडिबल डेवलपमेंट अटेन कर लिया है। ये अच्छा खासा डेवलप हो गया है सोरा। रेंडर्स इट इन सम मेजर कंसीवेबल हाउ इट कैन नाउ डिस्प्ले सच इन्यूमरेबल मॉर्बिड फॉर्म्स इन द ग्रेट फैमिली ऑफ मैनकाइंड। और इसकी उपस्थिति, इसकी अवेलेबिलिटी को अगर एक तरह से देखा जाए, मेजर भी किया जा सकता है, कंसीवेबल होती है कि किस तरह से ये डिस्प्ले कर रहा है इन्यूमरेबल मॉर्बिड फॉर्म्स में। इन्यूमरेबल मॉर्बिड फॉर्म्स में ये डिस्प्ले कर रहा है इस मैनकाइंड की जो बड़ी फैमिली है, इसमें ये जो ग्रेट फैमिली ऑफ मैनकाइंड है दीपशिखा, इसमें ये किस तरह से डिस्प्ले कर रहा है इन्यूमरेबल रूपों में, अलग अलग रूप में ये सोरा। particularly when we consider what a number of circumstances contribute to the production of these great varieties of chronic diseases। और खास करके हमें ये इन्यूमरेबल मॉर्बिड फॉर्म्स तब पता चलता है इनका, तब ये सामने आती है जब हम कंसिडर करते हैं कि अलग अलग सर्कमस्टांसिस में ये किस तरह से प्रोड्यूस करता है
ग्रेट वैरायटी ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज, यानी कि जो सूखे क्षेत्रों में रह रहे हैं वहां ये अलग रूप में आता है, जो नमी वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं वहां अलग आता है। जियोग्राफिकली भी ये अलग अलग रूपों में आता है। इस तरह से अगर हम खास करके अलग अलग वो देखें सर्कमस्टांसेस के रूप में, जगह जगह के अलग अलग सर्कमस्टांस के हिसाब से, तो इसकी जो वैरायटीज हैं है यही, लेकिन भिन्न भिन्न रूपों में ये अपने सेकेंडरी सिम्टम्स के साथ उपस्थित हो रहा है। तो सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सोरा ही हैं। अब जो हमारे सामने जितने भी डिजीज आ रहे हैं, प्राइमरी तो तब का दब चुका, तो ये जितने भी क्रॉनिक डिजीज हमारे सामने आते हैं, अमित भाई, दीपशिका और सब बच्चे, तो ये सब सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा के ही आ रहे हैं आज की डेट में हमारे पास ज्यादातर। कह रहे हैं बिसाइड्स द इनडेस्क्राइबेबल डाइवर्सिटी ऑफ मैन इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर कंजेनाइटल कॉर्पोरियल कंस्टिट्यूशन, एक तो सर्कमस्टांस के आधार पर अलग अलग रूप है इस सोरा का, है अमित, और दूसरा इसके अतिरिक्त जो डाइवर्सिटी है मैन के अंदर में उनके कंजेनाइटल कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में, जो भिन्न भिन्न उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, हर इंसान का अलग अलग कंजेनाइटल कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके हिसाब से भी ये अलग अलग रूप में उसके अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्रकट हो रहा है उसमें। तो दो चीजें जिम्मेदार हो गई इसके भिन्न भिन्न रूपों में उपस्थित होने का, एक तो सर्कमस्टांसेस अलग अलग जहां जहां लोग रह रहे हैं, दूसरा सबके अपने अपने कंजेनाइटल कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशंस होना। तो इसका ये भिन्न भिन्न है, तो ये भिन्न भिन्न रूपों में यही एक चीज जो सोरा है ये अलग अलग रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट इट इज नो वंडर इफ सच ए वैरायटी ऑफ इंजीरियस एजेंसीज एक्टिंग फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम विदाउट एंड समटाइम्स कंटिन्यूअली, और इसमें भी कोई अचंभा नहीं होने का कि एक ग्रेट वैरायटी ऑफ इंजूरियस एजेंसी जिस तरह से काम कर रही है किसी इंसान पे, ऑर्गेनिज्म पे, बाहर से भी और अंदर से भी, और कभी कभी तो लगातार ही बनी हुई हैं, तो उस वजह से भी इसके भिन्न भिन्न रूप आ रहे हैं। ऑन सच ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स परमिएटेड विद द सोरिक मियाजम, और इस तरह की जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं भिन्न भिन्न, ये इनके ये परमिएटेड करती हैं, ये अपने अंदर सोरिक मियाजम को एक तरह से परमिएट कर रही हैं, एक तरह से ये उसको परमिशन कर रही हैं अपने खास अलग रूप में प्रकट होने को। शुड प्रोड्यूस एन इन्यूमरेबल वैरायटी ऑफ डिफेक्ट्स, और परमिएटेड करते हुए कह रहे हैं शुड प्रोड्यूस एन इन्यूमरेबल वैरायटी ऑफ डिफेक्ट्स, इंजरीज, डिरेंजमेंट्स एंड सफरिंग। इन्यूमरेबल वैरायटी के डिफेक्ट्स पैदा हो रहे हैं, इन्यूमरेबल वैरायटीज की इंजरीज, डिरेंजमेंट्स और सफरिंग्स प्रकट हो रही हैं, विच हैव हिदरटू बीन ट्रीटेड ऑफ इन द ओल्ड पैथोलॉजिकल वर्क्स अंडर ए नंबर ऑफ स्पेशल नेम। और जो ओल्ड पैथोलॉजिकल वर्क्स है अब तक उनको ट्रीट किया जा रहा है अलग अलग नाम के, स्पेशल नाम के रूप में, कि इसे तो आर्थराइटिस हो गई, इसे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, इसको तो हिपेटाइटिस हो रखी, इसको तो सिरोसिस लीवर हो रखा है, इसे तो किडनी डिजीज हो रखा है, नेफ्राइटिस हो गई। ऐसे ऐसे अलग अलग नामों में इस सोरा को ही ओल्ड पैथोलॉजिकल वर्क्स में इसको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है एज ए डिजीज ऑफ एन इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, जैसे कि एक डिजीज एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर का हो, ऐसे स्पेशल नेम्स के साथ इसको ट्रीट किया जा रहा है, किसको, सोरा को ही। अमित पाल भाई, तो देखो है तो सोरा ही, लेकिन पैथोलॉजी की जितनी भी वर्क हैं अब तक जो किए गए हैं इनमें अलग अलग इनको नामकरण दे दिया गया इनके सिम्टम्स के आधार पर, इनके इंडिपेंडेंट कैरेक्टर के आधार पर। तो बेसिकली हम लोगों के लिए इन इंडिपेंडेंट कैरेक्टर के आधार पर प्रेस्क्रिप्शन तो बनता ही नहीं, PQRS, क्योंकि ये एक तरह से एंटीसोरिक देनी है हमें। तो अब चाहे वहां किसी को एंटीसोरिक बोले तो उस बंदे के इंडिविजुअलाइज करके देनी है, चाहे उसको सिरोसिस ऑफ लीवर हो,
चाहे दूसरा क्या कहते हैं आर्थराइटिस का केस हो। इसीलिए हमारी मेडिसिन कई अलग अलग लोगों में बीमारी अलग अलग होने के बावजूद भी एक ही आ जाती है। मान लो किसी को जोड़ों के दर्द की आ गई पल्सिटिला, तो किसी को लीवर के लिए पल्सिटिला आ गई, है जी। हाँ हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल जी। हाँ, तो ये बहुत अच्छा भाव उन्होंने दिया कि ये सोरा किस भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होने के पीछे क्या क्या भिन्न भिन्न कारण हैं। और एक बात खास तो ये है कि है सबके पीछे सोरा ही, और सोरा के भी सेकेंडरी सिम्टम प्रकट होते हैं फिजिशियन के सामने। अब तो खास करके ज्यादातर अमितपाल दीक्षित का, है ना भाई। जी जी। हम्म। तो इसमें 79 78 भी है क्या इसमें? 8 भी है, हाँ ऊपर सर्कमस्टेंसेस के साथ 70, हाँ 78। ओके, ऊपर सर्कमस्टांस पे है ना जी। और हाँ सर्कमस्टांसेस, तो सर्कमस्टांसेस क्या क्या हो सकते हैं ये 78 फुटनोट में बता रहे हैं। कह रहे हैं सम ऑफ दीज कॉजेज दैट एक्सरसाइज a modifying influence on the transformation of sora into chronic diseases manifestly depend sometimes on the climate and the peculiar physical character of the place of abode, sometimes on the very great varieties in the physical and mental training of youth, both of which may have been neglected, delayed, or carried to excess, or on their abuse in the business or conditions of life, in the matter of diet and regimen, passions, manners, habits, and customs of various kinds. तो कितनी खूबसूरत तरीके से हनीमैन साहब ने समझते हुए यही कहीं जवाब दे दिया कि ये भिन्न भिन्न सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं, जब जहां लोग भिन्न भिन्न सर्कमस्टांसेस कैसे प्रभावित करेंगे। तो भिन्न भिन्न सर्कमस्टांसेस को बताया अमित भाई कि सम ऑफ दीज कॉजेज दैट एक्सरसाइज ए मॉडिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोरा इनटू क्रॉनिक डिजीज मैनिफेस्टली डिपेंड sometimes on the climate and the peculiar physical character of the place of abode. कभी कभी ये जो कारण है जो एक्सरसाइज में है जो मॉडिफाई कर देते हैं इन्फ्लुएंस करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोरा का, एक तरह से लेटेंट सोरा को एक्टिव सोरा में कैसे बदल देते हैं, ये सोरा को कैसे परिवर्तित करते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में सोरा को मॉडिफाई करते हैं, वो क्रॉनिक डिजीज में मैनिफेस्टली डिपेंड, ये इसका प्रदर्शन इस बात पे निर्भर करता है कि कभी कभी तो क्लाइमेट जिम्मेदार होती है इसके ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में। पिक्यूलियरली फिजिकल करेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ अबोर्ड, जहां बंदा रह रहा है, जहां निवास स्थान है, वहां का फिजिकल करेक्टर कैसा है, फिजिकल कंडीशंस कैसी हैं उस एरिया की, क्लाइमेट की। समटाइम्स ऑन द वेरी ग्रेट वेराइटीज इन द फिजिकल एंड मेंटल ट्रेनिंग ऑफ यूथ, और कभी कभी बड़े पैमाने पर भिन्न भिन्न फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग जो दी जाती है यूथ को, वो भी सोरा को ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करती है। बोथ ऑफ विच मे हैव बीन नेग्लेक्टेड, और दोनों यदि सही तरीके से मान लो दी जाए वो ना दी गई हो, और जो इस तरह से ना दी जाए वो इस तरह से दे दी गई हो, ऐसे डिलेड कर दी गई हो, या कैरीड टू एक्सेस, या बहुत ज्यादा मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग कर दी गई हो। तो फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग तीन तरह से डिस्टर्ब करेगी, या तो नेग्लेक्ट कर दी जो चीज होनी चाहिए थी वो, या फिर डिलेड कर दी, या फिर बहुत ज्यादा करवा दी गई किसी को, तो वो सोरा को ट्रांसफॉर्म कर देगी बंदे के। ऑन और ऑन देयर अब्यूज इन द बिजनेस और कंडीशंस ऑफ लाइफ, या फिर इन फिजिकल और मेंटल कंडीशन ट्रेनिंग को इनको उसके बिजनेस में या कंडीशन ऑफ लाइफ में अगर उनका एब्यूज कर दिया जाए, बहुत ज्यादा दिमाग अगर चलने लगे, बहुत ज्यादा मेंटल ट्रेनिंग करने लगे, तो वो बंदा फिर अब उसकी हार्मनी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है जी। इसका 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 ऐसे समझो जैसे क्लेयरवोयंस वाले बंदे होते हैं, या एंजाइटी ट्रिफल्स अबाउट, या सेंसिटिव टू ट्रिफल्स मॉरल इम्प्रेशंस को लेकर के,
एक्स्ट्रा साइंस आ गई बहुत ज्यादा, तो इस तरह से आ गई या बच्चों में भर दी जाती है जितनी ज्यादा सिविलाइज्ड सोसाइटीज हैं उनमें, खास करके। अंग्रेजों को अगर आप देखोगे तो उनका बच्चा शुरू से ही एकदम सारी की सारी ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ता है। हम इंडियंस के तो थोड़े थोड़े से क्रूडली भी पलते हैं भाई, हमें देसी तरीके जी से भी पल जाते हैं। हम्म। ठीक है जी। दोनों इन चीजों को कह दिया, अहमद, दोनों चीजों को कह दिया कि फिजिकली भी अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हो एक्सेस, बहुत ज्यादा हो या बिल्कुल ना हो, दोनों दोनों प्रभावित। mental, हाँ, और मेंटल को भी बहुत ज्यादा है या बिल्कुल ना हो। करें इन द मैटर ऑफ डाइट एंड रेजिमेन, पैशंस, मैनर्स, हैबिट्स एंड कस्टम्स ऑफ वेरियस काइंड। और दूसरे मसलों में किसे कहाँ देखा जाता है? डाइट एंड रेजिमेन। अगर मान लो हम गेहूं खाने वाले इंसान हैं और हम ऐसे एरिया में चले जाएं जहां पर गेहूं होता ही नहीं, वहां मच्छी चावल खाया जाता है, तो वहां हमारा सोरा ट्रांसफॉर्म हो सकता है। या कोई बंदा ड्राई एरिया में रहता है, उसको एकदम वेट एरिया में आके रहने लगा, या पानी के क्षेत्रों में रहने वाले बंदे को एकदम रेगिस्तान में जाके रहना पड़ गया, तो वो भी ट्रांसफॉर्म कर देगा उसके सोरा को। पैशंस, अलग अलग तरह के जुनून, और मैनर्स, हैबिट्स और कस्टम्स ऑफ वेरियस काइंड, भिन्न भिन्न प्रकार के जो कस्टम्स बने हैं, रीति रिवाज जो बने हैं, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोरा को कई बार जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लो बहुत ही ओपन माइंडेड फैमिली में पला हुआ बच्चा किसी नैरो माइंडेड फैमिली में चला गया दीपशिखा, तो उसका तो हो ही जाना। अभी एक केस था शायद लास्ट टू लास्ट फ्राइडे, एक लड़की पंजाबन थी, उसने जाटों में शादी कर ली थी। दीपशिखा याद है आपको? अभी केस था लास्ट टू लास्ट, और बल्कि डॉक्टर थी वो तो, बल्कि हाँ जो भी हाँ फ्राइडे में थी। तो बेसिकली अमित पाल भाई, पंजाबी कल्चर ओपन है भाई, पंजाबी खुले दिल के लोग होते हैं, खुले बच्चे रहते हैं, कहीं भी आए जाए लड़का लड़की में उनमें कोई ऐसा होता नहीं। तो मान लो जैसे ये जाट है, गुज्जर है, राजपूत है, यादव है, इस तरह की जो फैमिली, ये जो कल्चर है आज भी, ये बच्चियों को बहुत ओपन फ्रीडम नहीं दे पाते हैं उस लेवल की, जिस लेवल की दूसरे उसमें। तो अब वो सफर कर रही थी, दीपशिखा कर रही थी ना भाई। तो जीता जागता उदाहरण ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोरा का वहां पे हमें देखने को मिला, कस्टम्स के रूप में, कस्टम्स ऑफ वेरियस काइंड। और देखो कितनी खूबसूरत व्यवस्था थी, इसीलिए इन कस्टम्स का बहुत ज्यादा वो ना उतार चढ़ाव आए, तो शादी व्यवस्था बड़े सूदिंग तरीके से बनाई गई थी। व्यवस्थाएं जो है, अगर राजा महाराजाओं के समय पे चले जाओ तो उस समय तो ऐसा था ही नहीं। उस समय तो स्वयंवर होता था, लड़की अपना आप सेलेक्ट करती थी, है जी। तो कितना अच्छा सा था, इसलिए वहां सोरा डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। और जैसे जैसे सभ्यताएं बदली, वैसे वैसे सोरा को ट्रांसफॉर्मेशन करने के पीछे हमारे सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है जी। तो ये था 78। 79 है पैथोलॉजिकल वर्क। हाँ बेटा, जी आप इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। हाँ नहीं, ये तो हो गया। 79 फुटनोट है, ये लंबा है, पढ़ूंगा मैं। आप बताओ, आपको क्या कहना है? बस हम लोगों ने जो पहले 81 एफोरिज्म किया है, तो हम लोगों ने इसको पहले भी डिस्कस किया था। इसी में जो सीड सॉइल सिचुएशन वाली चीज थी, जो इन्यूमरेबल मॉर्बिड फॉर्म्स जिसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, तो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था सीड, जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। ये वो सीड है, वो पास ऑन होती है। जो सर्कमस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये वो सिचुएशन है, ये सीड को फेवरेबल सिचुएशन मिलता है। इसके अलावा जो कंजेनाइटल कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इनको सॉइल के रूप में डिस्कस किया था। तो जब इन तीनों का संयोग एक साथ होगा और ये एक साथ फेवरेबल होंगे, तब ये सोरा को सोरा जो है वो फ्लेयर अप होगा। हाँ, फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी सोरा को, बिल्कुल सही कह रहे। जी हाँ बिल्कुल। तो आप जरूरी अगर सीड, सोयल और सर्कमस्टांस, बहुत अच्छी बात आपने कह दी अमित पाल। अगर जहाँ तीनों
तीनों अगर एक साथ हो गए, सीड भी मिल गई, सॉइल भी और सर्कमस्टांस भी ऐसे हो गए, वहां पे सोरा फ्लेयर अप होगा। अगर इनमें से एक भी अभी पूरा नहीं हुआ है, अगर सीड नहीं है तो जी सॉइल सर्कमस्टांस भी कुछ नहीं कर सकते। सीड और सॉइल दोनों है, सर्कमस्टांस नहीं आए तो भी सोरा ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, है जी। और सीड और सर्कमस्टांसेस भले ही हो, चाहे सॉइल अगर ना हुई तो भी नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात कह दी दीक्षिता आपने कि जहां तीनों का अलाइनमेंट, तीनों की सुटेबल कंडीशन मिलेगी, वहां पे सोरा वहां पे निकल के आएगा। वहां सीड भी, जी। सीड तो सोरा है ही, और सोयल, सोयल जो जो आपने कॉर्पोरियल कंस्टिट्यूशन जेनेटिकली ये बताए वो है ही, और फिर वो, हाँ। सर्कमस्टांसेस आपके इन भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगे जो 78 फुट नोट में बता दिए। तो ये तीनों अगर कहीं मिल गए किसी के साथ तो उस बंदे को सोरा का ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है, ठीक है जी। और इसीलिए इसीलिए वहां सीड को खत्म करने जैसी बात, सॉयल को करेक्ट करने जैसी बात कही गई है 164 में। 164 फुट नोट जो था वो कि मदर, प्रेग्नेंट मदर को दे दो तो वहां से हाँ, उसका जी, जी, सीड और वहां से उसका सॉयल करेक्ट हो आ जाएगा, जी, है जी, जी। जी, हाँ बिल्कुल जी। हाँ, तो ये बहुत अच्छी सी आपने लिंक दिया है। हाँ, तो 79 फुट नोट है, 79 फुट नोट है अपना ओल्ड पैथोलॉजिकल वर्क्स के ऊपर। इसमें कह रहे हैं कि हाउ मैनी इम्प्रॉपर एम्बिगस नेम्स डू नॉट दीज वर्क्स कंटेन, under each of which are included excessively different morbid conditions which often resemble each other in one single symptom only, as ague, jaundice, dropsy, consumption, leukorrhea, hemorrhoid, rheumatism, apoplexy, convulsions, hysteria, hypochondriasis, melancholia, mania, quinsy, palsy, etc., which are represented as a disease of a fixed and unvarying character and are treated on account of their name according to the determinate plan. कह रहे हैं कि हाउ मैनी इम्प्रॉपर एम्बिगस नेम्स डू नॉट दीज वर्क्स कंटेन अंडर ऑफ विच आर इंक्लूडेड एक्सेसिवली डिफरेंट मॉर्बिड कंडीशंस। हाउ मैनी, कितने सारे इम्प्रॉपर स्पष्ट नामकरण इनके द्वारा कर दिए गए। एम्बिगस का मतलब नॉट क्लियर, है जी, मतलब एक अस्पष्ट तरीके के नाम भी दिए गए हैं। डू नॉट दीज वर्क्स कंटेन, डू नॉट दीज वर्क्स कंटेन का मतलब ऐसा लग रहा है कि जो इन्हें नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ है। नेम्स डू नॉट दीज वर्क्स कंटेन अंडर ईच ऑफ विच आर इंक्लूडेड एक्सेसिवली डिफरेंट मॉर्बिड कंडीशंस। ऐसे नाम दे दिए गए हैं, ऐसे इम्प्रॉपर एम्बिगस नाम कर दिए गए हैं कई सारे, तो कि जिनके एक्सेसिवली डिफरेंट मॉर्बिड कंडीशंस भी हैं, जहां पर विच आर इंक्लूडेड एक्सेसिवली डिफरेंट मॉर्बिड कंडीशंस। भाव ऐसा कुछ आ रहा है कि मॉर्बिड कंडीशंस तो अलग अलग हैं और नाम एक ही। अब जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे बात उसकी होएगी, हेलो 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 मैं बाहर हो गया था, पता नहीं कैसे। हाँ, आवाज आ रही है भाई? हाँ जी, जी, बस हाँ, अब आ रही है। तो कह रहे हैं कि कई बार इम्प्रॉपर तरीके से स्पष्ट नामकरण भी कर दिया गया जो इन्होंने काम किया हुआ है, और जिसके अंतर्गत जो है एक्सेसिवली डिफरेंट मॉर्बिड कंडीशंस को भी रख दिया गया, विच ऑफन रिजेंबल ईच अदर इन वन सिंगल सिम्टम्स ओनली।
और वो इसलिए डिफरेंट मॉर्बिड कंडीशन है दीपशिका, क्योंकि उनका कोई एक सिम्टम ही मैच करता है, बाकी रिजेंबल करता ही नहीं। जैसे फॉग है, यानी कि बुखार है, कह दिया इसको ना मलेरिया है उदाहरण के तौर पे। अब मलेरिया में ये नहीं पता, ये किसी को प्यास पहले लग रही है ठंड के बाद, किसी को ठंड लगने के बाद प्यास लग रही है, किसी को गर्मी पहले लगती है बाद में ठंड लग रही है, किसी को पहले ठंड लग रही है तो बाद में गर्मी लग रही है। सारी पिक्चर क्लियर है, मतलब अलग अलग है मॉर्बिड कंडीशन। लेकिन इन्होंने कह दिया ये ओग है। ऐसे ज्वेंडिस है, किसी बंदे को ज्वेंडिस कहना इनके हिसाब से भाई इसको पीला बिलीरुबिन बढ़ गया, ज्वेंडिस हो गया। अब किसी को ज्वेंडिस में भूख बिल्कुल नहीं लग रही, किसी को ज्वेंडिस में जोड़ों में दर्द हो रहा, किसी को ज्वेंडिस में स्किन पे खुजली आ रही, सबको अलग अलग है ना मॉर्बिड कंडीशन। तो इन्होंने बिल्कुल कभी कभी तो सिंगल सिम्टम के रूप में ही मेल बैठा दिया, जैसे ओग में, जॉन्डिस में, ड्रोप्सी में, कंजम्पशन में, लिकोरिया में, हेमरेड्स में। अब जितने भी नाम लेता मैं जा रहा हूँ, इनके सिम्टम्स किसी बंदे में अलग अलग आ सकते हैं। एक हेमरेड वाला आ रहा है उसको प्रिकिंग पेन, एक हेमरेड वाला आ रहा है उसे सोर पेन है जी, एक हेमरेड वाला बंदा आ रहा है उसे चलते हुए आराम है, एक हेमरेड वाला आ रहा है उसे बैठने से आराम है जी। तो ये रूमेटिज्म में भी ऐसे ही है, एपोप्लेक्सी में भी ऐसे ही है, कन्वर्जेंस में, हिस्टीरिया में, हाइपोकॉन्ड्रियासिस में, मेलंकोलिया में, मेनिया में, क्विंसी में, पैल्सी में एटसेट्रा। और बल्कि नाम इन्होंने थोड़े से दिए ही तो सारी स्थितियां तो ऐसी हैं कि इंडिविजुअल रूप में अलग अलग सिम्टम दे सकता है सेम बीमारी वाला आदमी भी। अगर इनके हिसाब से कोई डायग्नोसिस सेम हो गई दीपशिका, तो उसके प्रेजेंटेशन, उसका सिम्टम्स तो अलग अलग आ सकते हैं ना इंडिविजुअली। जी बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए इन्होंने एटसेट्रा कह दी। खास करके तो इनमें तो एक ही सिंगल सिम्टम के आधार पर रिजेम्बलेंस बैठा दिया सब में। कह रहे विच आर रिप्रेजेंटेड एज डिजीज ऑफ ए फिक्स्ड एंड अनवेरिंग कैरेक्टर, और जिसको एक तरह से रिप्रेजेंट कर दिया गया डिजीज के रूप में फिक्स और अनवेरिंग कैरेक्टर के रूप में, एंड आर ट्रीटेड, और इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ देयर नेम, उनके नामकरण के हिसाब से कहते हैं इसको वो दे दो एंटी ड्रोप्सी, या इसको एंटी मलेरिया दे दो फलाना, ऐसे ही उनके फिक्स नाम रख के फिक्स तरीके से उनको ट्रीट भी कर रहे हैं उनके नाम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेट प्लान। जो इनके द्वारा प्लान तय कर दिया जाता है ये उसी पे ही चलते हैं। अब आप याद कर लो हॉस्पिटल में कभी भी हम रहे हैं तो बस उनके पास ये होता कि ये सुबह चढ़ेगा, ये शाम को चढ़ेगा, ये दोपहर को चढ़ेगा, ये इंजेक्शन, आज ये प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है, ये देनी है मरी वो, इसलिए उनकी नर्स देती रहे दिन में बैठी हुई, भाई डॉक्टर तय करके चला जाए डिटर्मिनेट प्लान, तो इसको 5 दिन तक ये दिया जाएगा। तो ये उस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। कह रहे हैं हाउ कैन द बेस्टोवल का मतलब है द एक्ट ऑफ कन्फर्मिंग, हाउ कैन द बेस्टोवल ऑफ सच ए नेम जस्टली एन आइडेंटिकल मेडिकल ट्रीटमेंट, हाउ कैन द बेस्टोवल ऑफ सच नेम जस्टिफाई, अगर आप आइडेंटिकल मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हो तो ये कैसे तय कर दे रहा है कि ये जो है कंफर्म कर दे रहा है, कैसे कंफर्म कर दे रहे हो आप एक नामकरण के आधार पर ही, केवल आप आइडेंटिकल मेडिकल ट्रीटमेंट केवल नाम दे करके ये जॉन्डिस है या मलेरिया है उसके हिसाब से ही तय कर दोगे कि सब में यही चलेगी दवा, ये कैसे कंफर्म कर रहे हो आप जब सिम्टम्स तो अलग अलग हैं, सिम्टोमेटोलॉजी तो अलग अलग है, मॉर्बिड कंडीशन तो और मरीज की अलग है, और आप कह रहे हो आइडेंटिकल मेडिकल ट्रीटमेंट के आधार पर ही हम जस्टिफाई कर दिए कि हम एंटी मलेरिया दे रहे हैं, ये मलेरिया सामने वाले को सबको। एंड इफ द ट्रीटमेंट इज नॉट ऑलवेज टू बी द सेम, व्हाई मेक यूज ऑफ एन आइडेंटिकल नेम विच पोस्टुलेट एन आइडेंटिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, और यदि ट्रीटमेंट आप कहते हो कि चलो अलग अलग हो सकता है और वो सेम नहीं है, तो फिर आपने एक जैसा नाम क्यों दिया, आपने फिर आइडेंटिकल नाम क्यों दिया जब आइडेंटिकल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट। तो दोनों तरीके से सवाल उठ गया इस बात पे, ठीक है जी, कि अगर
पहली बात तो आप आइडेंटिकल मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये कैसे तय हो गया कि सारे मर्ज एक से ही हैं? और अगर आप कहते हो नहीं, हर आदमी के हिसाब से अलग अलग डाइट बता देंगे, अलग अलग, चाहे चाहे डायग्नोसिस एक ही है, अलग अलग वो बता देंगे, तो फिर उनको आप सेम ट्रीटमेंट क्यों दे रहे? ठीक है जी। तो यहाँ से फिर ये सारा फिर अपना जर्मन लैंग्वेज में है, और फिर हम नीचे शुरू करेंगे 3, 6, 9, एंड 12। हाँ हाँ, कहाँ से करेंगे बेटा? हम करेंगे आल्दो, इवन इवन दो से। इवन दो, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। even those epidemic diseases which undoubtedly may be propagated in every separate epidemic by a peculiar contagious principle which remains unknown to us. बल्कि इवन से भी ऊपर आ जाएगा, that essentially different disease are designated by the same name. उससे भी ऊपर आ रही है। हाँ, नहीं, says example, a man is clear sighted. अच्छा ऊपर से चलते हैं बेटा। निहिल सेन इज सर्टेन मेडिकम इरेस्पेक्टिबल क्वाम जनरलाइज्ड इशू। ये मेडिसिनेम से आगे चलेंगे, कह रहे हैं सेज हगजैम ए मैन एज क्लियर साइटेड एज ही वाज एस्टिमेबल ऑन अकाउंट ऑफ हिज कॉन्शियसनेस and in like manner Fried's lament that essentially different diseases are designated by the same name. बहुत अच्छी बात यहाँ कही है। ये जो हगजम साहब थे, HUXHAM, हैगजम साहब जो थे, वो एक ऐसे क्लियर साइटेड इंसान थे जिन्होंने अपनी कंसाइंसनेस के हिसाब से, ऑन अकाउंट ऑफ हिज कंसाइंसनेस, एस्टिमेट कर लिया था इन चीजों को कि ये गलत कर रहे हैं। और ठीक उसी की तरह से हैगजम साहब की तरफ से इस तरह से ही फ्रीड जो हुए हैं, FRITZ, फ्रीड साहब ने भी ये, उनका भी यही लेमेंटिंग थी, उनका वो था, परेशानी थी। उन्होंने भी ये कहा था कि दैट एसेंशियली डिफरेंट डिजीजेज आर डेजिग्नेटेड बाय द सेम नेम। जो बिल्कुल डिफरेंट डिजीजेज हैं, इन्होंने उसको सेम नाम से डेजिग्नेट कर दिया है। ये उनकी भी लेमेंटिंग थी, उन्होंने भी इसके लिए खिलाफ रोना रोया था इनके लिए एक तरह से। तो दो लोगों ने आवाज भी उठाई थी दीपशिखा, कह रहे हैं इवन दोज एपिडेमिक डिजीजेज, आगे तो इन्होंने और हद कर दी, कह रहे हैं इवन दोज एपिडेमिक डिजीजेज विच अनडाउटेडली मे बी प्रोपेगेटेड इन एवरी सेपरेट एपिडेमिक बाय ए पेक्यूलियर कंटेजियस प्रिंसिपल which remains unknown to us are designated in the old school of medicine by particular names, just as if they were well known fixed disease that invariably recurred under this same form as hospital fever, wall fever, camp fever, putrid fever, bilious fever, nervous fever, mucus fever. Although each epidemic of such roving fevers exhibits itself at every occurrence as another a new disease, such as it has never before appeared in exactly the same form, differing very much in every instance in its course as well as in many of its most striking symptoms and its whole appearance. एपिडेमिक के बारे में एक बात यहाँ पहले क्लियर हो जाए, तब मजा आएगा इन लाइनों को समझने में। ये जितने भी एपिडेमिक डिजीज हैं जिनके नाम पे एपिडेमिक लिखा जाता है, एपिडेमिक जब 1 साल पहले आई थी और वो जब अगले साल कोई एपिडेमिक आती है तो कभी भी सेम कैरेक्टर की सेम नहीं होती, बदल के ही आती है, उसका अपीयरेंस सेम टू सेम कभी नहीं होता। इस बात को तो पहले पल्ले से बांध लो। अगर कोरोना पहले सबसे पहले आया था इन्हीं के हिसाब से भी आप देखोगे तो फिर अगला कोरोना की लहर दूसरे वेरिएंट से आई थी, जी तीसरे के तीसरे। तो एपिडेमिक डिजीज कभी भी सेम नहीं रिपीट होता फिर से,
ये बात ध्यान रखोगे तब इनकी कमी नजर आएगी। अब कह रहे हैं कि इन्होंने उन एपिडेमिक डिजीजेज को भी which undoubtedly may be propagated in every separate epidemic by a peculiar contagious principle which remains unknown to us। उन एपिडेमिक डिजीज को भी जिसमें कोई शक नहीं है कि जब वो आगे प्रोपेगेट करते हैं एवरी सेपरेट एपिडेमिक के रूप में अपने पिक्यूलियर कंटेजियस प्रिंसिपल के आधार पर, जो कि हमें अननोन है। इन्होंने कह रहे हैं आर डेजिग्नेटेड इन द ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन बाय पर्टिकुलर नेम्स। इन्होंने उसका भी नामकरण कर दिया जबकि पता ही नहीं है वो किस प्रिंसिपल के आधार पर आगे बढ़ेगा। जस्ट एज इफ दे वर वेल नोन फिक्स डिजीज, ऐसे का नामकरण कर देते हैं उनका भी जैसे कि ये उन्हें जानते हो, उन्हें पहचानते हो फिक्स डिजीज के रूप में। दैट इनवेरिएबली रिकर्ड अंडर द सेम फॉर्म, जो कि इनवेरिएबली रिकर करते हैं अंडर द सेम फॉर्म। फॉर्म तो सेम हो सकती है लेकिन डिजीज सेम हो थोड़ी ना हो सकता भाई, कैरेक्टर तो अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। या फिर ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे नामकरण कर देते हैं जैसे कि सेम फॉर्म में रिपीट होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल फीवर, वॉल फीवर, कैंप फीवर, प्यूटिड फीवर, बिलियस फीवर, नर्वस फीवर, म्यूकस फीवर के रूप में जैसे रिपीट करते हैं, तो ये उनको ऐसे नामकरण कर देते हैं। कह रहे हैं ऑल्दो ईच एपिडेमिक ऑफ सच रोविंग फीवर एग्जिबिट इटसेल्फ एट एवरी अकरेंस एज अनदर। ये है पॉइंट की बात। यद्यपि ये जो बुखार आते हैं, ये जो ऐसे एपिडेमिक और ये जो रोविंग फीवर्स आते हैं, ये अपने आप में एग्जिबिट करते हैं हर बार जब ये आते हैं दूसरे रूप में। ऐसा नहीं कि पहले जैसे सिम्टम या पहले जैसी पिक्चर दे रहा, बिल्कुल एग्जिबिट इटसेल्फ एट एवरी अकरेंस एज अनदर ए न्यू डिजीज, एक न्यू डिजीज के रूप में करते हैं एग्जिबिट, जबकि ये सच एज इट हैज नेवर बिफोर अपीयर्ड इन एग्जैक्टली द सेम फॉर्म। ये इस तरह से नए डिजीज के रूप में आते हैं हर बार जैसा कि ये पहले कभी भी एग्जैक्टली द सेम फॉर्म में नहीं आए हों। डिफरिंग वेरी मच, और बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं। इन एवरी इंस्टांस, हर बार जब ये आते हैं हर बार घटना में। इन इट्स कोर्स, अपने कोर्स के रूप में। एज वेल एज इन मैनी ऑफ इट्स स्ट्राइकिंग सिम्टम्स एंड इट्स होल अपीयरेंस के रूप में। अपने कोर्स के रूप में भी भिन्न भिन्न होते हैं कि भाई पहले ये 15 दिन चला था, अब का ये 20 दिन चला, या पहले आपका 10 दिन चला। और अपने मोस्ट स्ट्राइकिंग इनके सिम्टम अलग अलग हो सकते हैं। इनको पहले जो है ना दीपशिखा, पहले एक बार डेंगू आया था तो लोगों को नोज ब्लीड बहुत हुई थी। ये 92 की बात है शायद, जब भी बहुत जो डर बैठाया गया डेंगू का वो 92 के आसपास। फिर एक बार आया तो उसमें इडीमा बहुत था, पीडल इडीमा वगैरह, है ना। नाम तो डेंगू ही है लेकिन एक हेमरेजिक, फिर इन्होंने कह दिया ये हेमरेजिक डेंगू है, ये फला डेंगू है, ये जॉइंट में पेन आ रहा है तो ये चिकनगुनिया वाला डेंगू है या चिकनगुनिया है। ऐसे इन्होंने नामकरण करने से ये भी बाज नहीं आ रहे और ना ही आते। और जबकि डिजीज एक रूप में आता नहीं हर बार, बिल्कुल उसका होल अपीयरेंस अलग अलग हो सकता है, होता है। कह रहे ईच इज सो फार डिसिमिलर टू ऑल प्रीवियस एपिडेमिक्स वट एवर नेम्स दे मे बियर that it would be a dereliction, dereliction का मतलब है त्याग करना, abandon, dereliction of all logical accuracy in our ideas of things were we to give to these maladies। ये इतना ज्यादा डिसिमिलर होता है पहले वाले एपिडेमिक से, भले चाहे कोई भी नाम दे दिया गया हो उसको, कि ये बिल्कुल इसको छोड़ना ही होगा अपने लॉजिकल एक्यूरेसी को। इतना भिन्न होता है कि हमने जितनी भी ऑल लॉजिकल एक्यूरेसी अपने आइडियाज के रूप में बनाई हो उसके बारे में, उनको छोड़ना ही पड़ता है। वर वी टू गिव दीज, जो भी हम इन मेलेडीज को अपना आइडियाज अपनी सोच के हिसाब से लॉजिक लगा के एक्यूरेसी वाली पिक्चर बना के बैठाए रखते हैं, वो हमें छोड़नी ही पड़ती है। इतना अलग हो जाता है कई बार तो। दैट डिफर सो मच अमंग देमसेल्व्स, one of these names we meet within the pathological writings and treat them all medicinally in conformity with this misused name। That differ so much,
ये इतना ज्यादा डिफर करता है अमंग देमसेल्फ, अब उनके बीच में जो इन्होंने नामकरण किया हुआ है कि वन ऑफ दोज नेम्स वी मीट विद इन द पैथोलॉजिकल राइटिंग। ये इतना डिफर करता है कि जो नाम हमें मिलता है पैथोलॉजी की बुक्स में, एंड ट्रीट देम ऑल मेडिसिनली इन द कन्फर्मिटी विद दिस मिसयूज्ड नेम, और फिर भी हम उसको डिफर होने के बाद भी ट्रीट करते हैं मेडिसिनली कन्फर्मिटी के साथ विद दिस मिसयूज्ड नेम, उस मिसयूज नेम के साथ ही ट्रीटमेंट देते हैं। मैं यही एक पॉइंट बताऊं छोटा सा, मुझे तकरीबन ये बात है 2008 के आसपास, 7-8 के बीच से था। जी। मुझे बुखार आया, मेरा 10 किलो वजन तक कम हो गया, डेंगू के नाम से मेरा ट्रीटमेंट चला। तो फिर मुझे पहली बार 2007-8 में ये वो नॉलेज में आई मेरे बात, जो कि कभी भी बुक में नहीं ऐसे थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड तीनों एक साथ आ गए। अच्छा। अब ये डेंगू अकेला नहीं आ रहा, अब ये ना टाइफाइड और मलेरिया उसके भी वो मिल रहे हैं। तो बेसिकली कॉम्बो फीवर एक तरह से। अब कॉम्बो क्यों आया भाई? पहले कभी डेंगू आया होगा तो अपने एक रूप में आया, अगली बार आ गया तो मलेरिया जैसे सिम्टम भी आ गए उसमें, तीसरी बार आया तो मलेरिया के साथ टाइफाइड जैसे भी उसमें आ गए। तो इसने अपने रूप को बदला ना फीवर के। लेकिन पैथोलॉजी की बुक में कहीं भी ऐसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड तीनों का बुखार एक साथ एक इंसान में हो ना, ऐसा मैंने पढ़ा नहीं था। मैं बताऊं अपनी नॉलेज के हिसाब से उस समय। तो यार ये भाव है यहाँ पर बेसिकली। अब बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर, लेकिन ट्रीटमेंट क्या देंगे वो अब हमें? जो उन्होंने डेंगू के नाम से दे दिया, तो उस मिसयूज नेम के हिसाब से मुझे ट्रीटमेंट देंगे वो। आगे शायद देंगे भी, कह रहे हैं द कैंडिड सिडम अलोन परसीव्ड दिस व्हेन ही insist upon the necessity of not considering any epidemic disease as having occurred before and treating it in the same way as another, since all that occur successively, be they ever so numerous, differ from one another. एग्जाम्पल सबसे पहला इन्होंने सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ ये दिया एनिमल साहब ने कि जो कैंडिड सिडम बीमारी थी, द कैंडिड सिडम अलोन परसीव्ड, नहीं कैंडिड ये सिडम कोई ये वो थे कैंडिड सिडम साहब, इन्होंने ये परसीव किया कि जब when he insist upon the necessity of considering the any epidemic disease as having occurred before and treating in the same way as another, जब सिडम साहब को, कैंडिड सिडम साहब ने ये तब पाया जब उन्हें दबाव दिया गया कि आप ऐसे ट्रीट करो इस एपिडेमिक डिजीज को जैसे कि पहले वाले को किया था। जो पहला कभी आया था उसका जो प्लान ऑफ ट्रीटमेंट था, ऐसे ही ट्रीट करो दूसरे जैसे वो कराता है उसे। तो तब उन्हें कैंडिड सिडम साहब को ये परसीव हुआ, सिंस ऑल दैट अकर सक्सेसिवली बी दे एवर सो न्यूमरस डिफर फ्रॉम वन अनदर। और उन्हें इसलिए परसीव हुआ क्योंकि वो ये देख पाए, क्योंकि जो पहले वाले आए थे सक्सेसिवली जो आ रहे थे, वो कितने भी न्यूमरस रहे हों, वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग ही थे हमेशा। तो इस बात को जब उन ध्यान दिया तो कैंडिड सिडम साहब ने ये बात को पकड़ा। ठीक है जी। तो यहाँ से हाँ, तो यहाँ है बेसिकली इसमें तकरीबन 3, 6, 9, 12, 13, 13 लाइन से नीचे फ्रॉम से शुरू होगा। ये सब जर्मन में लिख रहा। कह रहे हैं फ्रॉम ऑल दिस इट इज क्लियर that these useless and misused name of diseases ought to have no influence on the practice of the true physician, who knows that he has to judge of and to cure disease not according to the similarity of the name of single one of their symptoms, but according to the totality of the signs of the individual state of each particular patient, whose affection is it is his duty carefully to investigate, but never to give a hypothetical guess at it. ये लाइनें हमारे लिए हैं
और ये बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं दीपशिखा। कह रहे हैं फ्रॉम, और यही अमित पाल शायद चले गए होंगे, दीदार सर ने यहीं हाँ से जी। उठा के कहा होगा कि हमें नामकरण के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमें कैंसर की डायग्नोसिस लेके आ रहा है या कौन हमें नजले जुकाम की लेके आ रहा है। हमारा जो चलना होगा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नामकरण के आधार पर नहीं है, पैथोलॉजिक नाम के आधार पर हम तय नहीं करते अपनी दवाई। ये दीदार सर ने बहुत जोर दे के कहा था चंदेला कॉलेज में, वो यही लाइनें हैं। कह रहे हैं फ्रॉम ऑल दिस इट इज क्लियर that these useless and misused name of diseases ought to have no influence on the practice of the true physician। ट्रू फिजिशियन एक ट्रू होम्योपैथ को कह रहे हैं, एक होम्योपैथिक की प्रैक्टिस पे इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो इनके नामकरण है मिसयूज नेम ऑफ डिजीज जो दे रखे हैं, और किसके नहीं पड़ता, कौन से वाले ट्रू फिजिशियन के? हु नोज दैट ही हैज टू जज ऑफ एंड टू क्योर डिजीज। जो ये जानता है कि कैसे जज करना है और कैसे क्योर करना है डिजीज को, या वो जो ये जानता है जज करना और क्योर करना डिजीज को, नॉट अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी ऑफ द नेम ऑफ ए सिंगल वन ऑफ देयर सिम्टम्स। जो क्योर करता है, जो जजमेंट लेता है अपनी प्रेस्क्रिप्शन का, वो कभी भी सिमिलरिटी ऑफ नाम के आधार पर नहीं करता है सिंगल ऑफ देयर सिम्टम्स के, बट अकॉर्डिंग टू द टोटलिटी ऑफ द साइंस ऑफ द इंडिविजुअल स्टेट ऑफ ईच पर्टिकुलर पेशेंट। बल्कि वो क्या कंसिडर करता है दीपशिखा? वो टोटलिटी ऑफ साइंस ऑफ द इंडिविजुअल स्टेट करता है ईच पर्टिकुलर पेशेंट की। ईच पर्टिकुलर पेशेंट की भी इंडिविजुअल स्टेट की टोटलिटी को वो तय करते हुए अपना प्रेस्क्रिप्शन तय करता है। बिल्कुल। बस देखिए इसमें क्या चीज कितनी क्लियर हो रही है ना कि पर्टिकुलर पेशेंट की स्टेट्स भी अलग हो सकती है। हाँ, हर बार जो उसकी यहाँ state तो होगी, यहाँ उसकी totality अलग होगी। दीपशिखा इससे पता मेरे को एक स्टेटमेंट मिला, और मुझे जी, ये बीच में कई बार समझ में नहीं आता था कौन से एफोरिज्म उसमें फुटनोट में, तब से मुझे एक नॉलेज मिली कि एवरी पेशेंट, एवरी केस इज न्यू केस एंड एवरी स्टेट ऑफ द केस आल्सो न्यू केस। बिल्कुल, बिल्कुल। एवरी केस इज न्यू केस हाँ, और एवरी स्टेट ऑफ द केस आल्सो न्यू केस। हाँ, बिल्कुल। ये जो आपने बात उठाई ना बहुत अच्छी, इसमें बहुत बढ़िया बात है कि जो पेशेंट हमारे पास आया, इंडिविजुअल पेशेंट आया, इंडिविजुअल केस है, उसकी अगली स्टेट हमारे लिए जरूरी नहीं है पिछली स्टेट के जैसी हो, बिल्कुल। बदली हुई आती है तो वो नया ही केस होता है। इंडिविजुअल स्टेट भी हमारे लिए एक नया केस होता है। हाँ, कह रहे हैं इंडिविजुअल स्टेट ऑफ ईच पर्टिकुलर पेशेंट हुज अफेक्शन इट इज हिज ड्यूटी। अब देखो, अब यहाँ आप ड्यूटी बताइए, हुज अफेक्शन इट इज हिज ड्यूटी केयरफुली टू इन्वेस्टिगेट। हर बार इंडिविजुअल स्टेट को भी हमें हर एक केस की केयरफुली ही इन्वेस्टिगेट करनी है। तो इसलिए हम कभी भी लापरवाही के वो नहीं हो सकते, लापरवाह नहीं हो सकते हम कभी भी। जब भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है, जब भी हमसे बात कर रहा है, तो हमें उसे केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना ही है। हम ये भूल जाएं कि हम इसे पीछे दवाई दे चुके थे, लोग डीप एक्टिंग दे चुके थे, अब हम ये हल्के में ले लेंगे, सुनेंगे नहीं कि हमने तो इसे डीप एक्टिंग रेमेडी दे रखी है, कैन दो ना। जब भी पेशेंट आपके सामने आ रहा है फॉलोअप में, आप उसे केयरफुली इन्वेस्टिगेट करो, हैनीमैन साहब का ये कहना है। बट नेवर टू गिव ए हाइपोथेटिकल गैस एट इट। कभी भी अटकलबाजी ना करें, उसे केयरफुली इन्वेस्टिगेट करें इंडिविजुअल स्टेट ऑफ ईच पर्टिकुलर पेशेंट की। आगे कह रहे हैं इफ हाउएवर इट इज डीम्ड नेसेसरी समटाइम्स टू मेक यूज ऑफ नेम्स ऑफ डिजीजेस इन ऑर्डर व्हेन टॉकिंग अबाउट ए पेशेंट टू ऑर्डिनरी पर्सन टू रेंडर अवरसेल्व्स इंटेलिजिबल इन फ्यू वर्ड्स, we ought only to employ them as collective name and tell them, for example, the patient has a kind of state sent with us down, a kind of dropsy, a kind of typhus, a kind of fog, but
ब्रैकेट में कह रहे हैं, इन ऑर्डर टू अवे वंस फॉर ऑल विद द मिस्टेकन नोशंस दीज नेम्स गिव राइज टू, बट वी शुड नेवर से he had the centivitus dance, the typhus, the dropsy, the ague, as there are certainly no disease of these and similar names of fixed unvarying character. हैनीमैन साहब कितने सॉफ्ट हार्टेड भी हैं, उन्होंने कहा ठीक है, यदि हालांकि आपको ये आवश्यकता लगे कभी कभी कि भाई हमें नाम तो बताना ही पड़ेगा ना मरीज को कि हम क्या ठीक कर रहे हैं तेरा, है जी, जी अगर नाम हमें डिजीज का बताना ही पड़े इन ऑर्डर व्हेन टॉकिंग अबाउट द पेशेंट टू ऑर्डिनरी पर्सन, एक आम आदमी से मरीज के बारे में बताते हुए हम बात अगर करें तो वो पूछेगा साहब क्या हुआ ऐसा, तो अगर ऐसा बताने की जरूरत भी पड़े टू रेंडर अवरसेल्व्स इंटेलिजिबल इन फ्यू वर्ड, तो बेसिकली फिर हम अपनी इंटेलिजिबल तरीके से कुछ वर्ड्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वी ought only to employ them as collective names and tell them, हमें चाहिए कि हम एम्प्लॉय करें एक कलेक्टिव नेम के रूप में, और उन्हें हम उन्हें कहें कि ये आपका जो पेशेंट है उसे एक प्रकार का सेंटिविटस डांस है, ना कि सेंटिविटस डांस ही है, एक प्रकार का, हाँ जी, एक प्रकार की ड्रॉप्सी है, एक प्रकार का टाइफस है, एक किस्म का बुखार है। लेकिन कभी भी हमें गलत धारणाएं ना बना दें, ना बन जाएं, उनसे बचने के लिए हमें कभी भी नहीं कहना चाहिए कि इसे सेंटिविटस डांस ही है, इसे टाइफस ही है, इसे ड्रॉप्सी है, इसे ऑग है। जी कहते हैं ना इसे डेंगू हो गया, अब तो कहते थे कि डेंगू हो गया जी, डेंगू फैल गया, कोरोना फिर से आ गया, बोल रहे ना आप, ये अभी कहाँ आ जा रहे हैं दीपशिका, कोरोना आ गया जी, अब कोरोना आ गया जी का पहली लहर आ गई दिमाग में लोगों के, मान लो, तो ऐसी गलत परंपरा ना पड़े तो कभी भी फिक्स नाम ना दें, ऐसे बोल दें कि एक किस्म का बुखार है, ठीक है, as there are certainly no diseases of these and similar names of fixed varying character, unvarying character। और क्यों हमें करना होगा? क्योंकि कभी भी निश्चित रूप से कोई भी ऐसा डिजीज नहीं होता सिमिलर नेम के हिसाब से जिसका करेक्टर वेरी ना होता हो, है भैया। हर बार जब डिजीज के करेक्टर वेरी करते हैं दीपशिखा, फिक्स नहीं रहते, तो आप कैसे फिक्स नाम दे सकते हो? जब करेक्टर ही फिक्स नहीं रहते, हर बार उसके सिम्टम बदलते हैं हर बार, तो आप उसे फिक्स नाम भी नहीं दे सकते। बहुत ही खूबसूरत हम सब लोगों के लिए ये है, इसे आज से ही दिमाग में रख लें कि कोई भी पूछता है तो उसको हम क्लियर कट ना कहके हम कहेंगे एक किस्म की ड्रॉप्सी है, एक किस्म का बुखार है, एक किस्म की जोड़ों का दर्द है जी। और देखो हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम इसी को तो जी रहे हैं, हम भी तो धड़ल्ले से कहते हैं इसे आर ए पॉजिटिव आया, इसे ऑटो इम्यून है, इसे आर ए पॉजिटिव आया, इसे रोमेटिक आर्थराइटिस है, इसे गाउट हो गई है, इसे फला हो गया। देखो हम भी कर रहे हैं ना, लेकिन डॉक्टर हैनीमैन साहब ने कहा बचो, बात ये है पूरा होने के लिए बचना पड़ेगा इन सब चीजों से, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत अच्छा रहा, लंबा था, फुटनोट हो गया। और हाँ, किसी का कुछ कहना है किसी को भाई? हेलो, चलो खैर, हाँ ठीक है। तो भाई सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद। आज नहीं रुकते हैं। राम राम भाई, राम 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 भाई।